लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद है तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, उद्गम बायोलॉजी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम साइटोलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट को लेके आए हैं। साइंटिस्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, किसी भी पेपर में देख लीजिए, चाहे एकेडमिक हो या कोई वनडे एग्जाम हो, प्रत्येक जगह 2-3 क्वेश्चन फंसना है। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक जी 1665 में डिस्कवर किए थे कॉर्क सेल, जो कि एक डेड प्लांट सेल था, जहाँ पर इन्होंने उसका सिर्फ सेल वाल देखा था और उसका स्ट्रक्चर इन्होंने बताया जैसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार, या हम कह सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। उसके बाद रॉबर्ट हुक जी एक बुक लिखे थे, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जहाँ पर वो सेल से रिलेटेड सब कुछ उसमें डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक जी को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक जी को कहते हैं, बट फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन जी को कहते हैं। स्वानसन जी को हम कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देखते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किए थे, जिसको इन्होंने एनीमॉलिक्यूल बोला था। एनीमॉलिक्यूल बोलने का मतलब था इनको ऐसा लगा कोई एनिमल है जो कि मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन जी हैं। रॉबर्ट ब्राउन जी 1831 में डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस। इनको डेंस स्ट्रक्चर कुछ दिखा था जिसको न्यूक्लियस बोले थे। ये इसको देखे थे प्लांट के रूट सेल में न्यूक्लियस को देखे थे। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान जी हैं। मैथियस लाइडेन जी 1838 में ये प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो टिश्यू होते हैं, लार्ज प्लांट टिश्यू होते हैं जो कि बने होते हैं कि सेल के प्रोडक्ट से। उसके बाद जो थियोडोर स्वान जी हैं 1839 में ये रिसर्च कर रहे थे एनिमल सेल पे। इन्होंने देखा कि जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो बना होता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये प्लांट की भी आउटर कवरिंग को देखे थे जिसको बताया कि ये सेल वाल है। तो दोनों लोग मिल के 1838-39 में ये सेल थ्योरी दिए थे। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बने होते हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। बट ये बताने में असफल रहे कि जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो ये नहीं बता सके। तो ये थोड़ा सस्पेंस में रहा थ्योरी। उसके बाद रॉडोल्फ विर्च्यू जी 1855 में इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए और ये बताए कि जो नई सेल बनती है, नई सेल की जो उत्पत्ति होती है पुरानी सेल से होती है। उसके लिए इन्होंने एक बोला कि ओमनिन सेलुला इज सेलुला, जिसका अर्थ होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जो पुरानी सेल है, पुरानी सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, डुजार्डिन जी 1835 में डिस्कवर किए थे प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने सारकोड बोले थे। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, पुरकेंजे जी 1839 में क्वाइंड टर्म दिए थे प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, हम किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, रिएक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म कहें या साइटोप्लाज्म कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, स्ट्रासबर्गर 1882 में टर्म दिए थे साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म दोनों एक ही चीज़ होता है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, क्रिश्चियन ग्राम जी 1884 में ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को दिए थे। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर से हम कह सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया को देखना है, अगर हम बैक्टीरिया को पहचान करना है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है,
तो सबसे पहले हम उसका स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग जब करते हैं तो उसका जो इन्वलप होता है अगर थिन है तो हम कह सकते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अगर उसका जो इन्वलप है अगर थिक है तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और हम किसी ऑर्गेनेल्स को हमें देखना है तो हमें सबसे पहले स्टेनिंग करना पड़ता है। स्टेनिंग करने के लिए जितने भी ऑर्गेनेल्स हमें देखने सबके लिए अपना अपना स्पेसिफिक होता है स्टेनिंग प्रोसेस। जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखना है या राइबोसोम को देखना है, न्यूक्लियस को देखना, सबके लिए अपना अपना अलग स्टेनिंग प्रोसेस होता है। और बट एक चीज़ हम छोड़ सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन केस है जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हम स्टेनिंग नहीं करते हैं, वो ऐसे दिखाई देता है। हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नॉर्मली दिखता है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको स्टेनिंग करना पड़ता है। और हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं, G.Q. प्लॉवेजी। G.Q. प्लॉवेजी 1831 में टर्म दिए थे प्लाज्मा लेमा। उसके बाद हमारे हो गए नगेली एंड क्रैमर जी 1855 से बोले थे सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है। ये किसी ऑर्गेनेल्स कहें या सेल को कहें कंपार्टमेंट में करता है, या मतलब अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करता है। एस.जे. सिंगर एंड J.L. निकोलसन जी। एस.जे. सिंगर और J.L. निकोलसन जी इन 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी जो दिए थे बहुत परफेक्ट थ्योरी रही। और भी साइंटिस्ट रहे जैसे रॉबर्टसन जी हैं और डेनियल डेविसन जी हैं। रॉबर्टसन जी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिए थे और हमारे जो डेनियल डेविसन जी थे वो ट्राई लैमिनर या सैंडविच मॉडल दिए थे, जो कि दोनों थ्योरी फेल रही। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो थ्योरी रही एकदम परफेक्ट थ्योरी रही। और यहाँ पर ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं बाई लेयर होते हैं, प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपिड की बनी होती है, जो लिपिड होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है थ्योरी ये एक परफेक्ट थ्योरी रही और जो कि सर्वमान्य है, सभी जगह ये मानी जा रही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली। और जो और थ्योरी रही वो फेल हो गई। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देखते हैं। अगले साइंटिस्ट हमारे मेचेनिकॉफ जी हैं। 1882 में फाइगोसाइटोसिस दिए थे। फाइगोसाइटोसिस से हम कह सकते हैं, फाइगो मीन्स होता है ईट और साइटोसिस मतलब होता है सेल। तो मतलब जो सेल को ईट करते हैं, इनटेक ऑफ सेल इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे हम टेडपोल लार्वा देखते हैं, टेडपोल लार्वा में हम देखते हैं टेडपोल लार्वा जो होता है उसमें टेल पाया जाता है, बट हम देखते हैं जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं उसमें टेल गायब हो जाता है। जो टेल रहता है वहाँ पर लाइसोसोम की जो नंबरिंग होती है बढ़ जाती है, जो कि टेल को इनटेक कर लेते हैं। इनटेक करने की प्रक्रिया को ही हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। इसका हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा में हम देखते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल को इनटेक कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं फाइगोसाइटोसिस होता है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देखते हैं, K.R. पोर्टर जी हैं। K.R. पोर्टर जी 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहते हैं, दूसरा होता है मेरा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं कि उस पर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। हम अगले साइंटिस्ट को देख लेते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे कैमिलियो गोल्गी जी। कैमिलियो गोल्गी नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्गी बॉडी का डिस्कवर किए हैं। कैमिलियो गोल्गी 1988 में गोल्गी बॉडी का डिस्कवर किए थे। गोल्गी बॉडी बोले या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी ऑपरेटस, तीनों एक ही चीज़ होता है। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट को देखते हैं, कोलिकर जी हैं। कोलिकर जी 1857 में डिस्कवर किए थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का जनरेशन होता है जो कि बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले साइंटिस्ट अल्टमान जी हैं। अल्टमान जी 1886 में जो टर्म दिए थे अल्टमान जी 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोले थे। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कोलिकर और अल्टमान और सीबेंडा जी में, तो थोड़ा ध्यान दें इस पर।
तो कोलिकर जी माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किए थे। अल्टमान जी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोले थे। सी वेंडर जी 1898 में टर्म दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। सी वेंडर जी टर्म दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पर। फिर अगले साइंटिस्ट हम देख लेते हैं, अर्नेस्ट हाकल जी डिस्कवर किए थे प्लास्टिड को। उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट देखते हैं डी डुवे जी। डी डुवे जी डिस्कवर किए थे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कहते हैं कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, जो कि ये जैसे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है या हार्मफुल कुछ भी एलिमेंट है जैसे हम इंटेक कर लिए हैं तो उसको डाइजेस्ट करता है। जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको भी ये इंटेक करती है लाइसोसोम। लाइसोसोम का और भी फंक्शन है। उसके बाद हम जैनसन जी को देखते हैं। जैनसन जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किए थे। उसके बाद अगले साइंटिस्ट हमारे हैं कैनाल एंड रुस्का साहब। कैनाल एंड रुस्का जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से बायोलॉजी में हम कह सकते हैं क्रांति सी आ गई थी। बहुत तगड़ा कह सकते हैं, बहुत बढ़िया क्रांति आई थी। उसके बाद अगले साइंटिस्ट हम देख सकते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉग, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोन वॉन लीवेनहॉग जी हैं। तो और साइंटिस्ट हम अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।